बीजेपी का एक नेता जिसकी बॉडी के 8 टुकड़े किए जाते हैं। इन 8 टुकड़ों को ले जाकर रेलवे पटरी पर बिछाया जाता है ताकि जब रेल उस पर से गुजरे तो खोपड़ी भी फूट जाए और बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो जाएं और यहां तक कि पुलिस चाह कर भी कोई सबूत जुटा ना पाए। लेकिन कातिलों को शक था कि पुलिस तब भी उन तक पहुंच सकती है। फिर एक प्लान बनाया जाता है। उस प्लान के मुताबिक यहां पर बॉडी रेलवे ट्रैक पर रखी गई थी, वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर इस गाड़ी को जो आप देख रहे हैं इसे छिपाया जाता है। एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई है, जहां पर बीजेपी नेता की जो गाड़ी है वो जंगलों में पड़ी हुई मिलती है, जो उनकी जो बॉडी है वो रेलवे पटरी पर मिलती है। लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है, जब बीवी पुलिस थाने में जाती है और कहती है कि जनाब मेरे जो पति हैं पिछले 24 घंटों से लापता हैं, वो नेता हैं और बीजेपी में एक बहुत ज्यादा रसूख भी रखते हैं, आप उन्हें ढूंढिए। बीबी यहां पर हैरान परेशान, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान और परेशान थी यूपी पुलिस, क्योंकि यूपी पुलिस का दिमाग चकरा देने वाला एक ऐसा केस जहां पर नेताजी के 8 टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उस गुत्थी को सुलझाने के लिए जो खाकी वर्दी दिमाग लगाती है, फिर उस दिमाग लगाने के बावजूद भी जो कहानी सामने आती है वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। आज इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर बताएंगे वो वजह जिसकी वजह से एक नेता के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक ऐसी वजह है जिसे आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी और परेशानी भी होगी कि कोई किस हद तक जा सकता है बदला लेने के लिए। तो चलिए इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। ये जो पूरी वारदात है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है और अभी आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं ये भाजपा के नेता हैं रणधीर सिंह यादव और इनकी पत्नी का नाम है बबली यादव। दरअसल जो रणधीर सिंह यादव है वो प्रयागराज से पूर्व जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं और तो और भाजपा में इनका जो कद है वो काफ़ी रसूखदार है। प्रयागराज में काफ़ी इनकी तूती बोलती है, लोग भी इनको नेताजी नेताजी कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ तक कि जो इनके पिता थे वो भी सूबेदार रह चुके हैं और अभी जो पत्नी है वो भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं। अब ये कहानी किस तरह से इतनी बड़ी बन जाती है, किस तरह से इस नेता का कत्ल किया जाता है और आखिर यूपी पुलिस कैसे इसको सुलझाती है, आप उसे समझने की कोशिश करिए। दरअसल 22 अगस्त की बात है, करीब रात के 10:30 बज रहे होंगे कि ये जो नेताजी हैं ये अपनी गाड़ी से, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक ढाबे पर रुकते हैं, नवाबगंज का एरिया है, वहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाते हैं और बाहर निकलते हैं। इसके बाद ये एक लास्ट सीसीटीवी था जब इन नेताजी को यानी रणधीर सिंह यादव को देखा गया। आखिरी 10:30 बजे पुलिस ने जो देखा उसके बाद उनको वो कहीं नहीं दिखते, कहीं पर भी उनका कुछ पता नहीं होता। बस एक फुटेज ये दिखती है कि वो ढाबे से निकले हैं रात को 10:30 बजे। अब होता क्या है कि रात को जब 10:30 बजे अपने ढाबे से निकलते हैं उसके बाद ये कहीं पर चले जाते हैं। जो तारीख थी 22 अगस्त उसका पूरा दिन बीत जाता है, मतलब पूरी रात एक तरीके से बीती। अगला दिन आया और अगले दिन सुबह सुबह जब पत्नी होती है वो कॉल करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बात करने की कोशिश करती है, आसपास से पूछा जाता है, कुछ पता नहीं लगता। जो रिलेटिव्स थे उनसे पूछा जाता है तो ऐसे में इनका जो भांजा था यानी जो इनकी बहन का बेटा था वो बोलता है कि मामी जो मामा जी थे वो मेरे साथ करीब एक ढाबे पर गए थे, रात को 10:30 की बात है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो कहीं आगे जा रहे हैं और मुझे घर भेज दिया, इसलिए मैं घर आ गया और मैंने आखिरी बार उन्हें वहीं देखा था। तो अभी तक पत्नी को ये सारी चीज़ें पता थी कि बस एक ढाबे का ही क्लू मिला था हर किसी को, लेकिन जो वाइफ थी वो हर तरह से अपनी जद्दोजहद कर रही थी, अपने तरह से पड़ताल कर रही थी। हर एक रिलेटिव से पूछा गया, आस पड़ोस में पूछा गया, क्योंकि पति नेता थे इसलिए उन्होंने पहले ही पुलिस में जाना ठीक भी नहीं समझा कि एकदम से खबर फैल जाएगी, बात बड़ी बन जाएगी, हो सकता है वो कहीं गए होंगे। थोड़ा वेट करने के बाद अगली रोज़ यानी कि 23 तारीख को शाम को करीब 5 बजे जो वाइफ है वो काफ़ी घबराई परेशान, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि शायद कोई अनहोनी घट गई है। तो ऐसे में पुलिस स्टेशन पहुंचती है प्रयागराज में और वहाँ पर कंप्लेन कराती है कि उनके जो पति हैं वो लगभग 22 तारीख रात 10:30 से गायब हैं, ये वो कंप्लेन कराती है। इसके बाद जो पुलिस है, क्योंकि नेता थे, गली मोहल्ले में काफ़ी पहचान थी, लोग उनके बारे में पूछते थे और लोगों में हड़कंप मच सकता था कि एक नेता गायब हो गया है। तो ऐसे में पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और अपनी तफ्तीश शुरू की। अब एक कहानी ये हो गई प्रयागराज में, लेकिन प्रयागराज से करीब 19 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है पूरा मुफ्ती। यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक के पास 23 तारीख को ही सुबह सुबह
पुलिस वालों को कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं। वो क्या दिखती हैं? दरअसल जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्योंकि सुनसान इलाका होता है, बहुत से लोग रेलवे ट्रैक के पास अगर कुछ गुजर रहे होते हैं या जिनका खेत खलियान होता है, तो वो उस एरिया से जब गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कुछ चीथड़े पड़े हुए हैं जो मांस के लोथड़े जैसे लग रहे हैं। खून थोड़ा सा फैला हुआ है रेलवे ट्रैक के पास, और साथ ही साथ जो खेत का एरिया था जो अगल बगल, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं। अब जब उन्हें ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो उन्हें लगता है कि पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। तो पूरा मुफ्ती पुलिस चौकी में कंप्लेन कराई जाती है कि कुछ मानव अंग जैसी चीज़ें लग रही हैं जो रेलवे ट्रैक के पास फैली हुई हैं और काफ़ी चीथड़े उड़ चुके हैं। अब इसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो जो पूरा मुफ्ती की पुलिस उस जगह पर पहुँचती है तो उनको समझ नहीं आता कि क्या है। पहली नज़र में देखा जाता है, पता लगता है कोई इंसानी अंग है। अब मेल है फीमेल ये पुलिस को पता नहीं लगता, लेकिन उसको डीएनए कराया जाता है, चीज़ें जो है फॉरेंसिक की टीम को बुलाया जाता है, उनसे लिया जाता है जो भी वहाँ पे सबूत मिलते हैं और साक्ष्य को रख लिया जाता है। और पुलिस जो है वो अज्ञात पंचनामा करती है, मतलब कि क्योंकि पुलिस को कुछ पता नहीं है तो अज्ञात जो है एक एफआईआर रजिस्टर करती है पुलिस अपनी तरफ से खुद से, और जाँच पड़ताल शुरू करती है। अब इधर देखिए, 23 तारीख को सुबह पूरा मुफ्ती पुलिस को डेड बॉडी मिलती है जो कि टुकड़े हो रखे थे, चीथड़े उड़े हुए थे। उसमें यहाँ तक कि जो सिर था वो इतना ज़्यादा कुचला हुआ था, इतना ज़्यादा फटा हुआ था कि पुलिस को समझ नहीं आता कि किस तरह से शिनाख्त कराई जाए। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि भाई कोई आपके घर का कोई शख्स गायब हुआ है जिसकी लगभग एज 30, 35, 40 के आसपास रही हो, कोई लड़की गायब हुई, कोई लड़का गायब हुआ। पुलिस हर तरह से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ पैर पूरे खाली रहते हैं। और 3 दिन बीत जाते हैं, तारीख हो जाती है 26 तारीख। अब पुलिस को लगता है कि कोई आ भी नहीं रहा, जो टुकड़े हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं। तो अब पुलिस की टीम ही उन टुकड़ों का अंतिम संस्कार भी कर देती है। आप सोचिए, एक पत्नी जो है कंप्लेन करा करे और इधर दूसरी तरफ पूरा मुफ्ती में जो लाश के कुछ टुकड़े मिले हैं उनका पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब यहाँ पर जब ये एक तरफ से जो लाश थी पूरी तरह से आप समझिए अब खत्म हो गई, उसका संस्कार हो गया, अब वो राख बन चुकी है, तो इधर दूसरी पुलिस यानी प्रयागराज में क्या चीज़ चल रही थी, तो जब पत्नी से सारी डिटेल निकाली जाती है, पूछताछ की जाती है, तो पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन पत्नी 2 लोगों का नाम लेती है। वो कहती है, सर मुझे डाउट है, एक रवि सिंह करके एक आदमी है और एक उत्तम करके कंपाउंडर है, मुझे उन दोनों पे शक है और मुझे लगता है कि हो ना हो इनका मेरे पति की इस मर्डर में कुछ मतलब मेरे पति की किडनैपिंग में या कुछ लापता होने में कोई ना कोई योगदान तो है, और हो सकता है उन्होंने मेरे पति के साथ कुछ गलत कर दिया हो। अब पहली बार पुलिस को 2 नाम मिलते हैं, एक रवि सिंह और एक उत्तम जो कि कंपाउंडर था। पुलिस उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ ये भी पता लगाने की कोशिश करती है कि जो रणधीर सिंह थे वो किस तरह के आदमी थे। तो उनके फ़ोन कॉल, क्योंकि उनका फ़ोन तो मिल नहीं रहा था, लास्ट लोकेशन का भी कुछ हद तक पता नहीं लग रहा था, तो उनके नंबर से जो डेटा रिट्रीव किया जाता है, व्हाट्सएप चैट हो गई, बाकी जो मैसेजेस हैं उनको जब चैट किया जाता है तो पुलिस को पता लगता है कि इनका एक महिला के साथ कोई निजी संबंध है, कुछ ज़्यादा ही गहरे संबंध है, जो कि एक पत्नी के साथ होने चाहिए, एक गर्लफ्रेंड के साथ होने चाहिए, वो एक और महिला के साथ है। इनकी पत्नी भी थी लेकिन किसी के साथ इनका रिलेशन भी चल रहा था। यहाँ तक पुलिस को ये अपडेट मिलती है। तो ऐसे में हर इलाके में, मतलब प्रयागराज से आप समझिए 50-50 किलोमीटर के आसपास जितने एरिया थे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, हर तरह से पड़ताल की जाती है, अगल बगल के हर थाने में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ऐसे में चित्रकूट में ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, यानी कि प्रयागराज से माफ़ करिएगा पूरा मुफ्ती से करीब 100 किलोमीटर दूर जो जगह पड़ती है चित्रकूट, वहाँ पर इन जंगल के बीच, इन खेतों के बीच एक गाड़ी दिखती है, स्कॉर्पियो। ये जो आप गाड़ी अभी देख भी रहे हैं, इस गाड़ी को जब खंगाला जाता है, इस गाड़ी के बारे में जब पता किया जाता है तो पुलिस को पता लगता है ये किसी और की नहीं बल्कि रणधीर सिंह यादव की है, वही भाजपा नेता जो 22 तारीख से गायब है। अब उस गाड़ी के बारे में पुलिस को पता लगाना था कि आखिर कैसे पता लगाया जाए। सबसे पहले आप एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि इसमें किस तरह से पुलिस ने पता लगाया और इस गाड़ी के अंदर से पुलिस को क्या क्या मिला। फिर आगे आपको बताते हैं किस तरह से इस केस में आगे जो है पुलिस बढ़ती है और कातिलों तक पहुंचती है। हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ बना लिए, अंदर के भी नहीं लिए। हाँ ये हो गया, अब छोड़ दो। गाड़ी ट्रेस हो गई है ना। तो देखा जिस तरह से इसमें बात की जा रही है कि जो स्कॉर्पियो थी इसके जो नंबर प्लेट थे वो गायब थे, तो चेजेस नंबर के जरिए और इसके अंदर एक चिट मिलती है, इस गाड़ी के अंदर एक चिट मिलती है, भाजपा के कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिसके आधार पर तय होता है कि गाड़ी किसी नेता की है, झंडा भी लगा होता है, ऊपर आप देखेंगे लाउड स्पीकर जैसा भी कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ तक कि पुलिस को ये चीज़ पता लगती है, लेकिन चेजेस नंबर से एग्जैक्ट पता लग जाता है कि गाड़ी है रणधीर सिंह यादव की। अब गाड़ी चित्रकूट में मिली तो पुलिस को लगता है कि हो सकता है इनके साथ कोई हादसा हुआ हो या किसी ने कुछ किया है, क्योंकि 2 लोगों का नाम पत्नी ने लिया था। तो अगर उन लोगों
लोगों ने भी कुछ किया होगा, तो अगर इन्हें मार भी दिया गया होगा तो लाश जो होगी वो चित्रकूट के एरिया में होगी। तो पुलिस सर्च ऑपरेशन चित्रकूट में चलाती है, लगातार 2 दिन तक छानबीन चलती है, जंगल खंगाले जाते हैं, हर एक खेत खलियान खंगाले जाते हैं, लेकिन गाड़ी के अलावा उस एरिया में कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस को उन 2 लोगों को पकड़ना था, उन 2 लोग के बारे में जानना था कि आखिर रवि सिंह और उत्तम है कौन। तो उनके जब नंबर ट्रेस किए जाते हैं, उनकी लोकेशन जांचने की कोशिश की जाती है, उनको सर्विलांस पे लगाया जाता है, तो पता लगता है कि जो रवि सिंह है उसका जो मिला है आखिरी लोकेशन या लास्ट लोकेशन जो पुलिस को पता लगी, वो पता लगा है कि वो चित्रकूट में मौजूद है। और जो दूसरा शख्स है जो उत्तम है, उसके बारे में पता लगता है कि वो पूरा मुफ्ती में मौजूद है। अब पत्नी की बात पुलिस को कहीं ना कहीं सही लगती है कि जो दोनों आदमी हैं, एक शख्स वहाँ पर पूरा मुफ्ती में मौजूद है, एक चित्रकूट में मौजूद है जहाँ पर जो गाड़ी है स्कॉर्पियो मिली है। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश तेज़ करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, और फिर 28 तारीख को दोनों को पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद इन दोनों को पकड़ने के बाद जब पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है, तब ये पुलिस को एक बेहद शॉकिंग, एक बेहद हैरान करने वाली कहानी बताते हैं, और बताते हैं किस तरह से एक बदला लेने के लिए एक लड़की के चक्कर में, एक पत्नी के चक्कर में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। और अब आप समझिए किस तरह से बीजेपी नेता का कत्ल किया जाता है, उनके टुकड़े किए जाते हैं, और कैसे इस पूरे मर्डर को छुपाने की भी कोशिश की जाती है। कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। अब बारी थी उन कातिलों के दिमाग की परतों को खोलकर ये जानने की कि जो कातिल हैं वो किस कदर एक परफेक्ट क्राइम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब परफेक्ट क्राइम के लिए उन्होंने गाड़ी यहां पे पार्क कर दी, और जो रेलवे ट्रैक की जो कहानी मैंने आपको शुरुआत में बताई वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। उस कातिल की जुबानी कातिल ने पुलिस को बताया, हम आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं। कंपाउंडर उत्तम और उसकी बीवी अंजलि और रणधीर सिंह यादव के कुछ ऐसे संबंध थे जिसे लेकर कंपाउंडर पति को दिक्कत हुआ करती थी। और ये दिक्कत तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब घर पर इस बात को लेकर कलेश भी होना शुरू हो जाता है। अब ये जो बातें थी ये गली मोहल्ले में रहने वाले हर किसी को अब पता लगने लगी थी। पुलिस ने भी जो जानकारी जुटाई उसमें ये भी पता लगा कि जो रणधीर सिंह यादव हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि किसी भी तरीके से अंजलि उनसे शादी कर ले। अब अंजलि के दबाव में रणधीर सिंह यादव ने क्या चीजें वो करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे, इस पर पुलिस ने कोई चीजें साफ तो नहीं की हैं। लेकिन इसी बीच और इसी साल 11 जुलाई के आसपास संदिग्ध हालत में जो अंजलि है उसकी मौत हो जाती है। पति का दावा है पुलिस के सामने कि देखिए मेरी पत्नी ने जहर ले लिया था और उस वजह से उसकी जान चली जाती है। और उस वक्त जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे उन्होंने ये कहा कि रणधीर सिंह यादव के संबंध होने की वजह से अंजलि ने अपनी जान ले ली है। और यहाँ पर जो कंपाउंडर पति था उससे ये लग रहा था कि जो भाजपा नेता के साथ जो उसकी बीवी के संबंध है वो सिर्फ बंद दरवाजे के अंदर है। लेकिन जैसे ही उसकी बीवी की मौत होती है ये जो बातें हैं वो 4 दीवारी से बाहर निकलकर हर किसी के फोन में आ चुकी थी। अब जहां भी वो निकलता उसे ये पूछा जाता क्या तुम्हारी बीवी की जो मौत हुई है वो भाजपा नेता की वजह से हुई है। अब यहां पर उत्तम को लगता कि हो ना हो जो मेरी बीवी ने गलत तो किया है और जो मेरी बीवी को भड़काने वाले या मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध रखने वाले शख्स को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो प्लान बनाता है। प्लान ये बनता है कि एक काम करते हैं, ढाबे पे बुलाते हैं। ढाबे पर जब ये गाड़ी पे लोग बैठते हैं, एक आगे बैठता है और दूसरा जो साथी है रवि पीछे बैठता है। गाड़ी भगाई जाती है, 60-70 की रफ्तार में गाड़ी भागती रहती है और एक सुनसान रास्ते पर जो उत्तम है कि कहता है कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना, आप गाड़ी थोड़ा सा इधर घुमा लीजिए। गाड़ी घुमाई जाती है और जैसे ही जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ नहीं रही है, उसमें से एक उत्तम या रवि ये साफ नहीं हो पाया है, पीछे से कोई उसके सर पर जोर से वार करता है। रणधीर सिंह यादव के सर पे वार करता है और अपना सर पकड़ता है और एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ी होती है। फिर दोनों मिलकर गला दबाने की कोशिश करते हैं ताकि वहीं पर जो सांसें थम जाए। अब यहां पर इस दोनों कश्मकश में ये कामयाब भी हो जाते हैं, मौत हो जाती है। लेकिन एक इतनी बड़ी बॉडी को छुपाया जाए तो कैसे छुपाया जाए? इन्हें लगा कि एक काम करते हैं, बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। अब
मार तो दिया इन्होंने, सर पर वार भी कर दिया। अब वो गाड़ी में भी, गाड़ी से लाश को निकाला जाता है। पूरा जो इलाका था, जो सड़क था, सुनसान था। उस इलाके में, बीच सड़क पर एक सुनसान इलाके में, ये जो कंपाउंडर है, क्योंकि इसने पहले भी देखा था अस्पतालों में किस तरीके से काम होता है, इसने वहां पर भाजपा नेता के 8 टुकड़े कर दिए। 8 टुकड़े करने के बाद एक एक टुकड़ा जैसे उसके मन को शांत कर रहा था। जो गुस्सा था, उसका एक एक गुस्सा उसके मन से निकलता हुआ जा रहा था। उसे लग रहा था कि जो मेरी बीवी के साथ अवैध संबंध रखता है, जिसकी वजह से मेरी बीवी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, अच्छा हुआ मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने अपनी बीवी की मौत का बदला ले लिया है। अब यहां पर उसे लगा कि टुकड़े तो कर दिए, अब इस टुकड़े को मैं अगर इस कहीं भी जगह पर फेंकूं तो हो सकता है पुलिस तब भी पहुंच जाए। और जो खोपड़ी है, वो खोपड़ी अभी भी इस तरीके से है कि कोई भी पता लगा सकता है ये कौन है। अब इसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना इस खोपड़ी को भी चकनाचूर कर दिया जाए, और इसलिए उस बॉडी पार्ट्स को लेकर ये रेलवे ट्रैक के आसपास जाते हैं। वहां पर बॉडी पार्ट्स को सजा कर रखते हैं ताकि एक एक जो टुकड़े हैं, जो रेलवे के जो ट्रेन की जो चक्के हैं, पहिए हैं, उनके नीचे दब के ये पिस जाएं, चकनाचूर हो जाएं, चिथड़े उड़ जाएं और कोई सबूत ना मिले। और यहां तक कि सोचिए, उसे ये लगा कि यहां पे छोड़ के चले भी जाएंगे, रेलवे ट्रैक के आसपास कौन इतनी जल्दी चेक करने आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। इसके बाद जब उन्हें देखा कि जो बॉडी पार्ट से पहचान में नहीं आ रहे हैं और कोई चाहकर भी नहीं पहचान सकता है, इसके बाद उन्हें लगा कि गाड़ी की पहचान तो पुलिस वाले कर सकते हैं। तो ये जो कातिल हैं, सोचिए कितने शातिर हैं। इनका जो प्लान ABCDEF, हर एक चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी, लेकिन प्लान में अचानक से फेरबदल करने की जरूरत पड़ जाती है। इस प्लान में इन्होंने प्रयागराज से 19 किलोमीटर दूर तो लाश को अच्छे तरीके से ठिकाने लगा दिया, ताकि यूपी पुलिस या खाकी वर्दी वाले चाह कर भी इसका पता ना लगा पाए कि लाश किसकी है। लेकिन गाड़ी की पहचान हो सकती है, और इसलिए उस गाड़ी को भगाया जाता है। और भगाया कुछ इस तरीके से जाता है कि गाड़ी को चित्रकूट लेके जाया जाता है, जो वहां से, उस वाले इलाके से जहां से लाश जो रेलवे पटरी के आसपास रखी गई थी, वहां से 100 किलोमीटर दूर, और प्रयागराज से लगभग 120 किलोमीटर दूर जंगल की झाड़ियों में इस तरीके से गाड़ी को पार्क कर दिया गया है। दिखाने की कोशिश की गई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और यहीं पर जो बॉडीज हैं आसपास होंगी। और जो पुलिस है, एक पल को तो चकमा भी खा गई थी। जहां पर गाड़ी मिली उसके आसपास तो पुलिस कई दिनों तक छानबीन भी करती रही कि कहीं ना कहीं यहां से तो चीजें मिल जाएंगी। वो तो भला हो, टेक्निकल जो सर्विलांस होता है फोन के जरिए बहुत सारी चीजें पता लगने लगी कि जो लास्ट लोकेशन है वो तो प्रयागराज से 19 किलोमीटर के पास का ही दिखा रहा है आखिरी। तब जाकर पुलिस इस पूरे केस की गुत्थी को धीरे धीरे ही सही सुलझा पाती है। फिलहाल के लिए उत्तम, जो अंजलि के का बदला लेने के लिए उसने कहा कि मैंने भाजपा नेता को मौत की घाट उतारा, तो पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं उन्हें लगता है कि अच्छा ये अपना दर्द बयां कर रहा है। तो पुलिस ने पूछा कि ठीक है, तुम कंपाउंडर हो, तुम हॉस्पिटल में काम करते हो, क्या तुमने अपनी बीवी का पोस्टमार्टम करवाया था? कि तुम कह रहे हो कि उसने जहर लिया था। उसने कहा नहीं, मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस को लगा कि अच्छा, तुमने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया और तुम्हें बदला भी लेना था अपनी बीवी का, कहीं तुमने अपनी बीवी को भी मौत की घाट तो नहीं उतार दिया? शायद हो सकता है कि तुम्हें गुस्सा हो कि तुम्हारी बीवी का जो अवैध संबंध है वो एक किसी बड़े नेता के साथ है। और इस सवाल पर ये जो कंपाउंडर था वो डगमगाने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, वो हड़बड़ाने लगता है। और तब जाकर पुलिस को शक होता है कि अब उसकी भी जांच करनी पड़ेगी कि क्या ये जो कंपाउंडर जो बदले की कहानी बता रहा है, क्या उसने डबल मर्डर किया है या सिर्फ उसने अपनी बीवी के प्यार का बदला लेने की। क्योंकि उसका कहना है कि मैं अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार मोहब्बत करता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन बीवी मुझसे प्यार नहीं करती थी। बीवी एक पैसे वाले से प्यार करने लगी थी और उस पैसे वाले ने भी मेरी बीवी को धोखा दे दिया, और जिस वजह से मुझे कड़ा फैसला लेना पड़ा।
फिलहाल के लिए उत्तम और रवि दोनों ही अरेस्ट हैं और पुलिस हिरासत में है। लेकिन इस पूरे केस में जो टर्निंग पॉइंट ये था कि अगर लास्ट लोकेशन नहीं मिलती, फोन के जरिए जो चैटिंग हुई थी वो चीजें नहीं मिलती, तो इस केस को सुलझाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करने की जरूरत थी। और यहां पर एक आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश थी, जहां पर पुलिस को ना कोई सबूत मिलता, ना कोई सिरा मिलता जिसे पकड़कर इस पूरे केस को सुलझाया जा सकता था। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।